कहानी स्वॉलर। किचन में चूल्हे पर सब्जी बन रही होती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। रिया रोज की तरह अपने ठीक समय पर रोटी बेल रही थी। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे की जोरदार आवाज आती है और सौतेली माँ, सौतेली बहन भाई एक साथ अंदर आते हैं। ए रिया, जल्दी खाना लगा दे। जी माँ, बस 2 मिनट। अभी रोटी बेल रही हूँ, अभी लाती हूँ। उसकी माँ के चेहरे पर अचानक गुस्सा जाता है। वो रिया के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। रिया दर्द से चिल्लाती है। 2 मिनट। जब तक तुझे खुराक ना मिले तू कहाँ ढंग से काम करती है? ऐसे बैठे बैठे क्या होगा? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना ऐसा मारूंगी ना कि अपनी माँ को याद करने लगेगी। सौतेली माँ वहां से चली जाती है और रिया ने फिर से आटे में हाथ डाला और रोते हुए रोटी बनाने लगी। रोटियां बनाकर रिया ने थालियां सजाईं और खाना मेज पर लगाया। खाना बनाना ही नहीं आता इसे। अगले घर जाएगी तो फिर हमें ही सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, बिल्कुल यही सब रहेगा तो लोग कहेंगे इसे कुछ भी नहीं सिखाया। इसकी माँ तो चली गई और ये मेरे सर का बोझ बनकर रह गई। अब इससे ज्यादा खाना बनवाना शुरू कर दे ताकि कोई हमें ना कह सके कि हम इससे कुछ नहीं करवाते। ए कामचोर, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। रिया चुपचाप उसे पानी लाकर देती है। शाम के समय रिया चुपचाप खाना बना रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ आती है। तेरी दिक्कत क्या है? ये खाना इतना लेट क्यों बनता है? मेरी ही सहनशीलता है कि मैं अभी तक नसीहत दे रही हूँ। माँ, घर के बाकी काम भी करने होते हैं, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। अब तो मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? चुपचाप जल्दी खाना बनाओ। रिया चुपचाप अपना काम पूरा करती है और मेज पर थालियां सजाकर सबके सामने खाना रख देती है। थोड़ी देर बाद रिया के पापा घर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान दिखाई देती है। जैसे ही वे कमरे में आते हैं, सौतेली माँ आती है और उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक नई चाल दिखती है। पता है आज तुम्हारी लाडली ने क्या किया? पड़ोस की 3-4 सहेलियां मेरे घर आई थीं और उनके सामने ये कह रही थी कि मैं इस पर बहुत जुल्म करती हूँ, इसे बहुत मारती हूँ और हर बात पर डांटती हूँ। रिया पास खड़ी होती है और उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? देखा आपने, ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये ऐसे ही मेरी बातों का जवाब देती है और घर का कोई काम भी नहीं करती। यह कहकर रेवती दिखावे का रोने लगती है और रिया के पापा का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं। रिया, क्या ये बात सच है? तू घर का कुछ काम नहीं करती? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारा काम करती हूँ। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? पापा रिया के आगे आने लगे और रिया डरकर पीछे हटने लगी। पापा, माँ मुझसे घर का सब काम करवाती हैं। अब मैं अकेले और कितना काम करूंगी? ये सुनते ही उसके पापा ने गुस्से में रिया पर हाथ उठा दिया और रिया सहम जाती है। आज के बाद अगर तूने मुझसे या अपनी माँ से जुबान चलाई तो बहुत बुरा होगा, समझी? ये सुनकर सौतेली माँ बहुत खुश होती है। तेरी माँ तुझे गलत परवरिश देकर चली गई, पर अब ये सब और नहीं चलेगा। ठीक है पापा, मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर रिया खिड़की के पास लटकी उसकी माँ की तस्वीर को देखती है और उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब उसकी माँ उसके साथ थी। जब वो छोटी थी और उसे कभी चोट लग जाती तो उसकी माँ तुरंत मरहम पट्टी लेकर आ जाती थी। माँ के पास बैठकर वो अपनी चोट भूल जाती थी। माँ की हंसी और प्यार से घर रोशन हो जाता था और उसकी माँ उसे हमेशा प्यार से समझाती थी, कभी उसे डांटती नहीं थी। वो सोचती है कि ये वही खिड़की है और वही आसमान पर उसकी माँ उसके साथ नहीं है। माँ, आप मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली गई? मेरी क्या गलती थी? मैं तो घर का सारा काम भी करती हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मारते ही रहते हैं।
अगली सुबह उसके सौतेले भाई बहन जल्दी जल्दी नाश्ते के लिए आते हैं और किचन में रिया रोटी बेल रही होती है। 3 रोटियां आखिर की बची थी। उन्हें वो तवे पर सेक रही थी। तभी सौतेली माँ किचन में आती है। क्यों रिया, अब तक खाना नहीं बना? बच्चे स्कूल के लिए निकल गए तो क्या करोगी? माँ बस अभी बना रही हूँ। 3 रोटी ही रह गई है, बस वही बना रही हूँ। सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह बिना किसी नरमी के रिया के पास आती है और अचानक चूल्हे पर रखा गरम तेल उसके हाथ पर डाल देती है और पूजा बहुत जोर से चिल्लाती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। तेरी 3 रोटी, ये 3 रोटी कभी पूरी नहीं होती। काम भी सही से नहीं करती। जब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा, तू ढंग से काम नहीं सीखेगी। माँ, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। जब तक तुझे सबक नहीं मिलता, तू नहीं सुधरेगी। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, तुझे वो दिख नहीं रहा है? सिर्फ अपनी 3 रोटी दिख रही हैं। रिया का हाथ लाल पड़ जाता है। उंगलियां फड़कने लगती है। वो रोती हुई किचन से बाहर आती है और सीधे पानी की बाल्टी में अपना हाथ डाल देती है। रिया जोर जोर से रोते हुए अपनी जली हुई हथेली को ठंडे पानी में डालती है। मम्मी, मुझे बचा लो। मुझसे अब नहीं सहा जा रहा माँ। अगर आप होती तो ऐसा कभी ना होता मेरे साथ। अगले दिन सुबह का समय होता है। रिया आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आंखों में हल्की सी थकान और हाथ में पिछली रात का जला हुआ निशान साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन जी नमस्ते, जरा बाहर तो आइए। अरे आई बहन, बताइए कैसे याद किया? असल में मेरी रिश्तेदारी में एक अच्छा रिश्ता आया। मैंने सोचा आपकी लड़की है ना रिया, अगर आप चाहें तो मैं आगे बात बढ़ा दूं। हाँ बहन, क्यों नहीं? सबसे पहले तो मुझे इसी निकम्मी का बोझ अपने सिर से उतारना है। इसकी माँ मरकर चली गई, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल गई है। जब तक ये मेरे घर में मेरे लिए सिर दर्द है। जितनी जल्दी जाए उतनी राहत मिले। रिया ये सब सुनकर चुपचाप सिर झुका लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है बहन जी, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आपको जल्दी खबर दूंगी। वहीं दूसरी ओर लड़के के घर पर भी रिश्ते की बात चल रही थी। बेटा राज, एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की साधारण है पर बहुत मेहनती बताई जा रही है। अगर तू कहे तो मैं आगे बात करूं। ठीक है मम्मी, हम पहले देख तो ले, पसंद आई तो आगे सोचेंगे। अगले दिन लड़के वाले रिया के घर आते हैं। रिया साधारण कपड़ों में सामने आती है। उसकी आंखों में और चेहरे पर अलग मासूमियत थी। राज बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। तभी उसकी नजर रिया के हाथ पर पड़ती है, जहां एक चोट का निशान दिख रहा था। अरे, ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस कल किचन में काम करते वक्त हल्की सी चोट लग गई। राज उसकी मासूमियत देखता रह जाता है। राज के पापा और मम्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हमें आपकी बेटी रिया बहुत पसंद है। हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। कुछ ही दिनों बाद साधारण रस्मों के साथ राज और रिया की शादी हो जाती है। जिस लड़की के मायके में उसके आंसुओं की कोई कदर नहीं थी, वही लड़की अब ससुराल में एक नए रिश्ते और नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। शादी के बाद रिया अपने घर पहुंचती है। घर के दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। आरती की थाली सजी हुई थी। आओ बेटा, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। अब ये घर भी तुम्हारा है। जैसे ही पूजा घर के अंदर कदम रखती है, सास उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाना चाहती थी, लेकिन पूजा अचानक डरकर पीछे हट जाती है, जैसे कोई उस पर हाथ उठाने वाला हो। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे पीछे क्यों हट गई? कोई बात है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस मैं एकदम से गिरने वाली थी। सास उसकी आंखों में डर को महसूस कर लेती है। वो धीरे से रिया का हाथ पकड़ती है, उसको बड़े प्यार से सहलाती है। डरो मत बेटा, ये घर तुम्हारा अपना है। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम हमारे यहाँ बहू नहीं, बेटी बनकर आई हो, तो ये डर कैसा? पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी में सचमुच कोई अपना है। अगले दिन सुबह घर में हलचल होती है। सब उत्साहित थे क्योंकि आज पूजा की पहली रसोई होती है। पूजा रसोई में खड़ी होती है, हाथ में आटे की थाली ले रखी होती है। क्या बनाऊं? सबको पसंद आएगा या नहीं? तभी अचानक पीछे से उसकी नंद आकर धप्पा कर देती है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, प्लीज, मुझे मत मारो। अरे भाभी, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। माफ कर दो अगर आप डर गई हो तो। रिया डरते हुए पसीना पूछती है। नहीं, कुछ नहीं। वो मुझे बस लगा जैसे कोई पीछे से मुझे पकड़ने वाला हो। आप बार बार छोड़ दो क्यों कह रही थी? कोई बात है क्या भाभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, किस लिए आई थी? वो आज आपकी पहली रसोई है ना, तो मैं आपकी हेल्प कराने आई थी। मैं आपकी हेल्प कराने आई हूँ। मेरी प्यारी भाभी को मेरी हेल्प जरूर चाहिए होगी। अरे नहीं, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। तुम जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। नहीं भाभी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपकी हेल्प करूंगी और खूब सारी बातें भी करूंगी। आखिर आप मेरी प्यारी भाभी जो हो। इतना कहकर दोनों नंद भाभी मिलकर रसोई में हंसी मजाक करते हुए काम करने लगते हैं। ये पहली बार होता है जब रिया को अपने नए घर में किसी का सच्चा अपनापन महसूस होता है। शाम का समय होता है। रिया घर के गेट के पास खड़ी होती है और बेचैनी से चक्कर लगा रही होती है। कभी गेट की तरफ देखती है तो कभी घड़ी की तरफ। उसके हाथ में छोटी सी पर्ची होती है जिसमें बाजार से लाने के लिए राशन का सामान लिखा हुआ होता है। तभी उसका देवर कमरे से बाहर आता है। वह देखता है कि रिया बार बार गेट के चक्कर लगा रही होती है। क्या हुआ भाभी? आप गेट के चक्कर क्यों काट रही हो? अरे नहीं भैया, कुछ नहीं। मुझे बाजार से कुछ सामान लाना था, इनका इंतजार कर रही हूँ। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है भाभी? आप मुझे एक आवाज लगा देती, मैं तुरंत आ जाता। नहीं भैया, मुझे लगा आप बिजी होंगे, इसीलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। भाभी, अगर मैं बिजी भी हो जाऊं तो आपके लिए हमेशा टाइम है मेरे पास। आप बस एक आवाज लगाया करो। उसकी बातें सुनकर रिया थोड़ी भावुक हो जाती है। उसके लिए देवर में इतना अपनापन देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो दोनों बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। रिया की आंखों में राहत और सुकून दिखता है। अगले दिन शाम का समय होता है। रिया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है और हाथ में चाय का कप ले रखा था। तभी सास धीरे से कमरे में आती है। उनका चेहरा प्यार और हल्की चिंता से भरा हुआ दिखता है। क्या बात है बेटा, तेरा अपने मायके जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? जब से तू ब्याह कर आई है, तू वहां एक बार भी नहीं गई। वहां की याद नहीं आ रही? रिया हल्की नकली मुस्कान से जवाब देती है। हाँ मम्मी जी, कर तो रहा है, लेकिन। सास प्यार भरे अंदाज में हाथ बढ़ाती है ताकि पूजा का माथा सहला सके। लेकिन पूजा के मन में अचानक बचपन और पुराने डर की यादें उभर आती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे सास उसे थप्पड़ मार देगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी। रिया बिना और कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है। सास उसे देखती रह जाती है। फिर अगले दिन रिया अपने मायके चली जाती है। वो सोचती है कि अब समय बीत चुका है। अब उसे वहां थोड़ी राहत और अपनापन मिलेगा। पर जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसकी सौतेली माँ पहले से ही उसका गुस्से में इंतजार कर रही होती है। आ गई महारानी जोधाबाई। अब तू यहाँ आना क्यों पसंद करेगी? अब तो तू अच्छे घर में चली गई, हमारे इतने पैसे लगवाए और अब तू मजे ले रही है बड़े घर में। इतना कहते ही उसका सौतेला भाई भी कमरे में आ जाता है। ला अपना पर्स दिखा, देखूं कितने पैसे तेरे पर्स में। जाकर घर के काम कर। याद तो होगा घर का सारा काम तू ही करती थी, तो हमसे तो उम्मीद लगाइयो भी मत। रिया पहले से ही थकी हुई होती है, लेकिन वो चुपचाप घर के सारे काम करने लगती है। पहले खाना बनाती है, फिर झाड़ू लगाती है, लेकिन पोछा लगाना भूल जाती है।
पोछा नहीं लगाया ना तूने? लगता है यहाँ के सारे काम भूल गई है। इतना कहते ही वह रिया का हाथ तेजी से पकड़कर मरोड़ देती है। लगता है वहां जाकर तू बहुत नवाब हो गई है। ला, मुझे पैसे दे जितने पैसे तुझे वहां से मिले हैं। रिया डरी हुई होती है। उसकी सारी मेहनत और ससुराल की थोड़ी खुशी एक ही झटके में छीन ली जाती है। उसकी आंखों नम हो जाती हैं, पर वो मजबूर होकर सौतेली माँ को पैसे दे देती है। कुछ टाइम बाद रिया अपने ससुराल वापस लौट आती है। गाड़ी से उतरते ही सास उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। आओ बेटा, पास आओ। कैसे हो? माँ के घर जाकर अच्छा लग रहा होगा ना? सब ठीक रहा मायके में? माँ के घर जाकर अच्छा लग रहा होगा ना? रिया धीरे से उनके पास आती है। उसकी आंखों में हल्की थकान और हाथ पर चोट का निशान साफ दिखाई देता है। बेटा, ये हाथ पर क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो हाथ को। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस ऐसे ही चोट लग गई थी। बेटा, अगर कोई बात हो तो बता देना, हम तेरे साथ हैं। ठीक है मम्मी जी। फिर सब अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। सास और ससुर कमरे में बैठकर गंभीर होकर बात कर रहे होते हैं। लगता है बहू को मायके में कोई परेशानी हुई है। हाँ, सही कह रहे हो। जब हम पहली बार उसे देखने गए थे तब भी उसके शरीर पर निशान दिख रहे थे, और अब मायके से लौट कर आई है, अभी भी इसके हाथ पर निशान है। मुझे लगता है उसकी सौतेली माँ उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती है। यहाँ से तो हमने अच्छी भली बहू को भेजा था। अरे नहीं, तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या पता सच में कहीं चोट लग गई हो। एक माँ अपने बच्चों का दर्द जानती है। मुझे पूजा से ऐसी भावना आ रही है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, अब हम इसमें क्या कर सकते? जब तक वो हमें अपनी परेशानी खुद से नहीं बताएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। सास की आंखों में चिंता साफ दिखती है। रात का समय होता है। रिया और उसका पति राज सो रहे होते हैं। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। अचानक रिया अपने बिस्तर पर बेचैन होकर हिलने लगती है। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ दिखता है। माँ, बस मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी सांस तेज हो जाती है। तभी राज की आंखें एकदम खुलती हैं और वो उसे झटके से हिलाता है और वो अचानक उठ जाती है। रिया, क्या हुआ? तुम अचानक उठ क्यों गई? रिया झटके से बैठ जाती है और अपने पसीने को पोंछती है। रिया, तुम रो क्यों रही हो? और ये इतना पसीना कैसे आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस बुरा सपना था, डर गई थी। राज तुरंत उठकर पानी लेकर आता है। वह रिया को अपने हाथों से पानी पिलाता है और उसे सहलाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगले दिन शाम का समय होता है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में एक साथ बैठा होता है। सोफे पर सास, ससुर, पति और नंद देवर और बाकी लोग आराम से बैठे होते हैं। रिया भी उनके बीच होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जाता है। फोन बार बार बजता है। रिया कभी फोन काट देती है तो कभी कोने में जाकर बात करती है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, बस आप मुझे ऐसे बार बार फोन मत करिए। रिया बात कर ही रही होती है कि उसका देवर उसके पास आता है। क्या हुआ भाभी, आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? इतना कहते ही देवर अचानक रिया का हाथ पकड़कर फोन ले लेता है और फोन पर बात करने लगता है। यहाँ के दिन तो तुझे याद होंगे ना? अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो वहीं आकर तेरी इतनी बेइज्जती करेंगे कि तेरे ससुराल वाले भी तुझसे रिश्ता खत्म कर देंगे। और याद है ना तुझे मम्मी कैसे मारती थी? तवे पर तेरा हाथ भी जला दिया था। उन दिन को भूलना मत तू। देवर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आंखों में गुस्सा भर आता है। ए सुनो, तुम जो भी बोल रहे हो ना, आइंदा से मेरी भाभी को फोन मत कर देना, वरना वहीं आकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और हाँ, अब मेरी भाभी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो इस घर की बहू है और इस घर की बेटी भी है। आज के बाद से उनका तुम्हारे घर से दाना पानी बंद, और खबरदार दोबारा यहां फोन किया तो।
देवर फोन रख देता है। रिया चौंक जाती है। भैया आपने क्या कर दिया? भाभी, आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया कि आप मायके में इतनी परेशान रहती थीं? भैया, वो मैं क्या कहती? बेटा क्या हुआ? तूने कुछ बताया नहीं हमें। आखिर बात क्या थी? सब पूछने लगते हैं और रिया इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने ससुराल वालों को सब बताती है। जब मैं 10 साल की थी, मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सोचा था कि वो मेरा ख्याल रखेंगी, पर वो मुझे सिर्फ मारती और घर के काम करवाती थी। अगर मैं कुछ काम गलत कर देती थी, तो वो मेरा हाथ तवे पर जला देती थी। बेटा, ये सब बातें तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं कभी तुझे उस घर नहीं भेजती। हमेशा के लिए तेरा उस घर से नाता तुड़वा देती। कैसी माँ है वो? एक बच्चे का दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। माँ, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने आप सबसे छुपाया। बेटा, आज से तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा असली परिवार यही है। ये घर, ये तेरे माँ बाप है और ये तेरे भाई बहन हैं। रिया अपने आंसू पोंछकर सबको गले लगाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि अब वो सुरक्षित है। उसके आसपास प्यार और अपनापन देने वाले लोग हैं।